हाय गाइस, आई एम मनोज कुमार मिश्रा। आज मैं फिर आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि थर्मोडायनेमिक्स है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट देखे हैं, या फिर आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी कर रहे होंगे अभी तक, और आगे भी करना चाहेंगे तब तक जब तक सिलेक्शंस ना हो। सिलेक्शंस इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोगों ने बना रखा है। अब जैसे मान लीजिए कि हम बातें यदि करना चाहते हैं, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आप इस पे डेमो क्लास देखना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, एचएमटी, पावर प्लांट, ये आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट इंडिविजुअल नहीं है, ये सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है। हमारे यहाँ जैसे हम लोगों का जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो डिज़ाइन किया है, या फिर हमने जो एक दिमाग में पैटर्न बना रखा है, हम मानते हैं कि हमारा एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है आईसी इंजन, तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको आप आरएसी कहते हैं, और चौथा सब्जेक्ट हमारे पास जो है एचएमटी, फिर पांचवा सब्जेक्ट हमारे पास जो है पावर प्लांट। तो हम लोगों ने जो पैटर्न बना रखा है अपने दिमाग में कि ये जितने सब्जेक्ट हैं, सभी के सभी सब्जेक्ट कैसे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। तो आप कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ये सब्जेक्ट 3 हो गया, ये सब्जेक्ट 4 हो गया, और ये सब्जेक्ट नंबर 5। और दिक्कतों का सामना आपको इसलिए इतना ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आप जिस पैटर्न से पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न के थ्रू आप देख रहे हैं, वो पैटर्न जो है अभी तक आपने जो डिसाइड किया था वो उतना ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं रहा, जिसकी वजह से आप उतना अच्छे से ना सब्जेक्ट समझ पा रहे हैं और ना ही स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने किया होगा स्कोर तो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हम यदि इन बातों को थोड़ा सा आसानी से समझ लें तो एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम एग्ज़ाम निकालने जा रहे हैं, साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे हैं, हम रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई इन्वेंशन नहीं करने जा रहे हैं, हम कुछ चीज़ें नई खोजने नहीं जा रहे हैं। जो आज तक इन्वेंट हो चुकी हैं उनको समझना है, वो भी एक छोटे लेवल पे, बीटेक का डिप्लोमा लेवल पे। तो इतनी छोटी से बड़े बड़े लोग, इतने जो साइंटिस्ट हुए हैं वो इतने बड़े इन्वेंशन कर दिए, तो आप छोटी सी बातें नहीं समझ सकते, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं यदि आपका पैटर्न थोड़ा सा आसान हो तो देखिए, आज अभी तक आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपने इंडिविजुअल पढ़े हैं, लेकिन हम अब जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग होगी, हमारे पास स्ट्रेटजी होगी और एक सिस्टमेटिक वे होगा, तब हम इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि एक एरिया होता है, जिस एरिया को आप कहते हैं थर्मल, या स्पेशलाइजेशन है एक जो है उसको थर्मल कहते हैं, और इस थर्मल को यदि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको किसी बुक में ये क्लासिफिकेशंस मिले या फिर इस तरह से कोई पैटर्न देगा, ये मेरा परसेप्शन है इस सब्जेक्ट को लेके। तो इस सब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले कहा कि जो नंबर 1 पे सब्जेक्ट हमारे पास है उसको मैंने बोला बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोला उस सब्जेक्ट को मैंने? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से मैं क्या समझता हूँ वो बातें देखिए। मैं इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से ये समझता हूँ कि ये है कोई ऐसा थर्मल इंजीनियरिंग का ब्रांच में वो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर हम कुछ लॉज देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और कुछ हम बेसिक रूल देख रहे हैं जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं आगे आने वाले सब्जेक्ट में। और वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट है आईसी इंजन, वो सब्जेक्ट है आरएसी, वो सब्जेक्ट है पावर प्लांट, वो सब्जेक्ट है एचएमटी। तो मेरे हिसाब से आप चलना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं तो मैं कहूँगा दिस सब्जेक्ट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लॉज। या इसमें क्या है? जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लॉज। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे भी पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब क्या है? लॉज हैं। और मैंने और कहा इसके बाद कुछ रूल भी हैं। कुछ क्या है? आप कहें कुछ रूल भी हैं।
रूल में जैसे गिब्स फेज रूल है और भी दुनिया भर के रूल हैं, जिन रूल को आप लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी मैं बोलूँ तो ये जो है ये सब्जेक्ट बेसिक कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, आप कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। केल्विन प्लांक ने एक लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने लॉज दिया। क्या दिया उन्होंने? केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का। फिर केल्विन प्लांक ने स्टेटमेंट दिया है, किसका स्टेटमेंट दिया है? हीट इंजन का। क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दिया है, किसका स्टेटमेंट दिया है? हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का। ये हम देखने करने वाले, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें कुछ लॉज देखने वाले हैं, कुछ रूल देखने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जब हम ये बेसिक बातें समझ जाएंगे, फिर हम जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ें या हम सब्जेक्ट आईसी इंजन पढ़ें या हम पावर प्लांट पढ़ें, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ें, तो हम आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। लेकिन ये आ रहा है किसके अंडर में? थर्मल इंजीनियरिंग। किसके अंडर में आ रहा है? थर्मल इंजीनियरिंग। और थर्मल इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें हम कुछ लॉज देखेंगे, कुछ रूल देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उनको अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाई कहाँ करने वाले हैं? इसका जो अप्लीकेशंस है, अप्लीकेशंस में जो दूसरा हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उसको आप बोल रहे हैं RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये RAC क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये सब्जेक्ट क्या है? दिस सब्जेक्ट इज ए जस्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो RAC आपके लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आपके लिए ये सब्जेक्ट टफ हो या फिर आपको थोड़ा सा एफर्ट जो लगाना है समझने के लिए उसकी टफनेस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और यदि आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझ लेते हैं बिल्कुल आसानी से आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो RAC ये है क्या? एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फिर मैं कहूँ कि ये जो सब्जेक्ट है कैसे वर्क कर रहा है, किस लॉ पे वर्क कर रहा है, तो आप कहेंगे वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस लॉ पे कर रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये काम कर रहा है। तो आपने देखा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लॉस हैं, रूल हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का ही वो सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और ये जो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें ये देख रहे हैं ये वर्क भी कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट है आईसी इंजन। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आईसी इंजन। ये आईसी इंजन जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट भी एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, अपनी एप्लीकेशन है। तो आपने फिर लिखा जस्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो है सब्जेक्ट वर्क कर रहा है किस लॉ पे वर्क कर रहा है? तो आपने फिर से कहा वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, यदि आपसे कह दिया जाए कि सेकेंड लॉ का वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किस स्टेटमेंट पे वर्क कर रहा है, तो आपने कहा जस्ट, दैट इज क्लॉसियस। किस पे काम कर रहा है ये? क्लॉसियस की स्टेटमेंट पर वर्क कर रहा है ये। और यदि आपसे कह दिया जाए कि ये किस स्टेटमेंट पे वर्क कर रहा है, तो आप कहेंगे दैट इज ये जो सब्जेक्ट आया है ये केल्विन प्लांक ने स्टेटमेंट दिया था हीट इंजन का वहाँ से। और एक्चुअली में आपका सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जब आपने पढ़ा था तो आपको एक टॉपिक मिला था, उस टॉपिक में आया था, इन्होंने सेकेंड लॉ ने दिया था। कौन सा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी कौन सा कॉन्सेप्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा स्टेटमेंट था? वो था केल्विन प्लांक का। किसका था? केल्विन प्लांक का। केल्विन प्लांक ने, शॉर्टकट में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट जो था उन्होंने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन विच वर्क्स ऑन सिंगल रिजर्वायर, या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच इज़ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ सिंगल रिजर्वायर। तो ऐसा कोई भी डिवाइस इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट देने के बाद केल्विन प्लांक ने एक कॉन्सेप्ट भी दिया। केल्विन प्लांक ने क्या दिया? कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट था हीट इंजन का। किसका कॉन्सेप्ट था? हीट इंजन का। फिर हमने हीट इंजन देखा तो हीट इंजन दो टाइप के थे, एक था इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा हमारे पास था एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्या था?
पहला इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा था एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन को आप कहते हैं पावर प्लांट। चौथा सब्जेक्ट जो हमारे पास आया ये क्या है? पावर प्लांट। तो आपसे कहा जाए पावर प्लांट क्या है, तो पावर प्लांट भी एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कौन से लॉ पे वर्क कर रहा है? सेकेंड लॉ पे वर्क कर रहा है। तो ये भी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस लॉ पे वर्क कर रहा है? तो आपने फिर कहा वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पे वर्क कर रहा है ये भी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4। यदि हम पांचवें सब्जेक्ट की बात करें तो पांचवा सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है हीट एंड मास ट्रांसफर। पांचवा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर आप कहेंगे तो ये भी जो हीट एंड मास HMT जो सब्जेक्ट है, हीट एंड मास ट्रांसफर, ये भी एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और फिर से आपने लिखा एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो वर्क करता है सेकेंड लॉ पे वर्क करता है, और सेकेंड लॉ का क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसीलिए आप फोरियर का इक्वेशंस पढ़ते हैं, Q = -KA/dT/dx। तो वहाँ पे माइनस साइन के लिए आप लिखते हैं माइनस साइन इज यूज टू जस्टिफाई द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी किस पे वर्क कर रहा है? वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क कर रहा है। और सेकेंड लॉ का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पे ये वर्क कर रहा है? ये आप कहेंगे क्लॉसियस, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो देखिए, हम अभी तक हमारे पास जो सब्जेक्ट थे, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स कोई अलग सब्जेक्ट है, RAC कोई अलग सब्जेक्ट है, IC इंजन कोई अलग सब्जेक्ट है, पावर प्लांट कोई अलग सब्जेक्ट है, HMT कोई अलग सब्जेक्ट है। लेकिन माय डियर, ये सब्जेक्ट अलग नहीं है। थर्मल इंजीनियरिंग के ये पार्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग में जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप कहते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या सीखते हैं? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आप सीखते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो कि थर्मल इंट्रैक्शंस की वजह से, थर्मल इंट्रैक्शंस में जिनका ज़रूरत है, जैसे 0th लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट आपने क्या क्या पढ़े। कॉन्सेप्ट में केल्विन प्लैंक का मतलब आप स्टेटमेंट है, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है, हीट पंप का कॉन्सेप्ट है, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट हम ये सब पढ़ेंगे। और फिर आपने देखा कि कौन कौन से रूल हैं। रूल भी ढेर सारे इसमें हैं, गिब्स फेज रूल है। तो इन सब को जब हम पढ़ लेते हैं तो हम अप्लाई करना चाहते हैं कुछ सब्जेक्ट में। तो ये जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा बेसिक है, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब हमने जो सीखा है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे? RAC में अप्लाई करेंगे, IC इंजन में अप्लाई करेंगे, पावर प्लांट में अप्लाई करेंगे, HMT में अप्लाई करेंगे। अब आप इस पैटर्न पे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर जो लोड है ना, वो लोड नहीं लगेगा। इंटरटेनमेंट या फिर आपका एक पैसन होगा, आपका एक इंटरेस्ट होगा, चीज़ें आपसे बनेंगी। आप सोचिए कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, यदि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप आसानी से पढ़ते चले जाएंगे और आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। नहीं बन रहा है तो वक्त ही नहीं कटेगा। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि कैसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कैसे ट्रीट करने हैं। ठीक है, तो आपने इतनी बातें देखी। अब हम जो आज ये जो हमारे वीडियो लेक्चर है जो आप देखने जा रहे हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स पे है। तो हम इन सभी सब्जेक्ट को आपने RAC, IC इंजन, पावर प्लांट, HMT के डिफरेंट सब्जेक्ट में हम देख चुके हैं। हम अब जो सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। अब हम जानना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली में होना क्या क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या क्या देखने वाले हो, थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है आपको। तो बातें करते हैं। ये वीडियो जो लेक्चर आपके ये एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स का आप देख रहे हैं, या फिर ये जो डेमो लेक्चर, इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या कहता है, या थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसका हम कंटेंट देखना चाहेंगे कि क्या क्या है। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम लोग बातें करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। किसकी हम बातें करने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट।
बेसिक कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आप जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें होंगी? बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी हम इतना लंबा बात करेंगे कि आपके जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम जनरेट होते थे पहले, आज के बाद या फिर ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद या फिर हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि आपका थर्मोडायनेमिक्स है क्या, थर्मोडायनेमिक्स है क्या। डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे सराउंडिंग्स क्या है, ठीक है। और सिस्टम में भी हम देखेंगे कितने टाइप के सिस्टम हैं। हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम, हमारे पास जो सिस्टम आपने आप जानते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इन सब की हम बातें करेंगे। उसके बाद हम सराउंडिंग्स की बातें करेंगे। तो सराउंडिंग्स जो हैं वो दो टाइप की होती है, एक होता है इमीडिएट सराउंडिंग, क्या होता है इमीडिएट सराउंडिंग, दूसरा होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिलेंडर गैस फट जाए तो क्या वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है? क्या नहीं तबाह कर सकता। वो कुछ एरिया को अफेक्ट करेगा। जो एरिया डायरेक्टली सिस्टम से अफेक्ट हो रहा है उस सराउंडिंग्स को आप कहते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। जो एरिया नहीं अफेक्ट हो रहा है वो हमारा सराउंडिंग का पार्ट जो है उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम सराउंडिंग देखेंगे। सराउंडिंग देखने के बाद हम देखेंगे बाउंड्री। क्या देखेंगे हम? बाउंड्री। बाउंड्री भी कई टाइप की, इमेजिनरी, हम इमेजिनरी बाउंड्री देखेंगे। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें आपको पहले से पता हैं या फिर बहुत इजी बातें हैं या फिर इतनी ज़्यादा स्पेशल बातें नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल आप देखिए चेंज होता चला जाएगा। इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, रियल बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री क्या है, मूवेबल बाउंड्री क्या है, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। क्लोज सिस्टम को कई नाम से जाते हैं। क्लोज सिस्टम को नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। यदि कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो आपसे कहेगा कैलकुलेट द वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ नॉन फ्लो सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए क्लोज्ड की बातें हैं। ओपन सिस्टम को आप क्या कहते हैं? फ्लो सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं आप? फ्लो सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम को भी एक और नाम से बोलते हैं, इसे आप कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं। जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये सब बातें मैंने वहाँ पे डिटेल में करनी है अपन को, वहाँ पे हम बातें करेंगे ही। और इसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसे? कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो ये सब सिस्टम के बाउंड्री हो गया। बाउंड्री के बाद आप देखेंगे तो फिर हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है। यदि एनर्जी की हम बात करें, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। आपको एनर्जी कई तरह की, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि मैं आपको एक कैप्सूल दूं और आपकी तबीयत ख़राब है, बिल्कुल होश में नहीं है आप, या फिर बिल्कुल इन बॉडी वर्क नहीं कर रही है और वो दवा खाने के बाद बॉडी में मूवमेंट होने लगे, तो इसका मतलब पोजीशंस को चेंज किया ना, या फिर एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ द सिस्टम, तो एनर्जी है। इन सब की बातें डिटेल में हम करेंगे। एनर्जी देखने के बाद हम बातें करेंगे प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। प्रॉपर्टी हम कहेंगे दो टाइप का होता है। प्रॉपर्टी इंटेंसिव होते हैं, प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होते हैं। अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बहुत बड़ी बातें हैं, तो ये सब बातें ये आपको मैं इसके लिए रूल बताऊंगा, आपको 3 रूल बताऊंगा। और कैसा भी आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉपर्टी, यदि आपको उनके कॉन्सेप्ट पता है, उनके पास उनके बारे में फार्मूला आपके पास है, तो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है। तो हम प्रॉपर्टी की बात करने के बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, हम थर्मोडायनेमिक पाथ की बातें करेंगे, हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बातें करेंगे। ये सब बातें कहाँ पे हो रही हैं? ये सब बातें हो रही हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ, बहुत डीप में हम पढ़ने वाले हैं। हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में थर्मोडायनेमिक पाथ क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इन सब की बातें यहाँ पे होने वाली हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद आप कहेंगे कि इन सब को देखने के बाद हम कहेंगे कि पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है,
तो ये सब बातें बेसिक कॉन्सेप्ट में ही चलता चलेगा। उसके बाद आप कहेंगे इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी के बाद आप कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, और इन सब का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम बातें देखेंगे। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, और हम बातें करते करते ये भी बातें करेंगे यहाँ पे कि आइडियल, उसके बाद एक और बातें करेंगे जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ इट इज़ द बेसिक लॉ ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। जीरोथ लॉ के बाद हम थर्मोमीटर पढ़ेंगे। थर्मोमीटर आप जानते हैं, थर्मोमीटर कोई डिवाइस होते हैं जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। हम डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर यहाँ पढ़ेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, और इन सब में थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। इन पर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। यदि मैं आपसे कह दूँ कि कोई थर्मोकपल है, उसका आइस पॉइंट पर कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, स्टीम पॉइंट पे कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, किसी अननोन पॉइंट पर यदि गैस थर्मोमीटर रीडिंग ये ले रहा है, तो उस पॉइंट पे ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। मैं कहूँगा कोई थर्मिस्टर है, उसका आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ये है, स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस ये है, तो किसी अननोन पॉइंट पे जहाँ पे रेजिस्टेंस इतना है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बातें करेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट में हम कहेंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट दो तरह से होता है, एक बिफोर 1954, एक आफ्टर 1954। उस टेम्परेचर मेजरमेंट में हम आपके लिए डेरिवेशंस भी करेंगे। डेरिवेशंस में आप देखेंगे कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट किया जा सकता है। तो बिफोर के केस में जो रेफरेंस पॉइंट होता है दो होता है, एक आइस पॉइंट होता है, दूसरा स्टीम पॉइंट होता है। आफ्टर वाले केस में जो होता है रेफरेंस पॉइंट सिंगल होता है, जिसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। हम टेम्परेचर स्केल भी पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल में हम लोग बातें करेंगे एब्सोल्यूट स्केल क्या है, नॉन एब्सोल्यूट स्केल क्या है। जैसे आप क्वेश्चंस देखते होंगे कि बताइए किस टेम्परेचर पे आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम रीडिंग देता है। तो ये सब आप रटते थे आज से पहले, लेकिन यहाँ पे रटना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट में ढेर सारी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम पूरा लिख सकते हैं। कुछ बातें तो मैंने लिख दिया, कुछ बातें मैंने आपको बोल दिया, लेकिन जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हम वो सब बातें करेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इतना इजी सब्जेक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आपको सिस्टमेटिक वे में एक अच्छे पैटर्न में, सही पैटर्न में यदि आपको पढ़ाया जाए तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उन्हें याद रख सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ढेर सारी बातें। और यदि मैं बातें करूं तो मैं इसी यूनिट में हम टेम्परेचर स्केल की बातें करेंगे। इसी यूनिट में हम टेम्परेचर स्केल की बातें करेंगे। टेम्परेचर स्केल दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्सोल्यूट स्केल होता है, दूसरा नॉन ऑब्सोल्यूट स्केल होते हैं। कैसे होते हैं? एक ऑब्सोल्यूट स्केल होता है, दूसरा नॉन ऑब्सोल्यूट स्केल होते हैं। इसी टेम्परेचर स्केल में हम डिफाइन करेंगे कि आइस पॉइंट क्या है। इसी टेम्परेचर स्केल में हम बातें करेंगे कि स्टीम पॉइंट क्या है। तो ये सब बातें आप जानते हैं अच्छे से, आइस पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है। इसी टेम्परेचर स्केल में हम देखेंगे कि हम कितने टाइप के स्केल पढ़ने वाले हैं। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, ये सब स्केल हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये स्केल। और हम कहेंगे कि मान लीजिए कि एक रीडिंग इतना कर रहा है, दूसरा रीडिंग उतना ले रहा है। यदि दो थर्मामीटर आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट पे एग्री हैं, तो क्या वो सभी इन बिटवीन पॉइंट पे भी एग्री होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। थर्मामीटर आर आर्बिट्रेरी स्केल। तो ये सब बातें हम करेंगे कि जैसे इनके बीच में जो गैप है, आइस पॉइंट स्टीम में 100 का गैप है, इसमें 100 का, इसमें 180 का, इसमें 180 का। अभी ये सब बातें आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आसान है, टिप पे दम आ सकती हैं। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, आप खड़े होंगे, आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ तक बातें बोर्ड पे या कॉपी पे लिखते हुए, बताते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट बेसिक है, और बेसिक चीज़ें कभी भी टफ नहीं होती है। यदि आपकी बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक मजबूत है, तो आप एप्लीकेशंस को आसानी से समझ सकते हैं। दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा। यदि आपको ABCD नहीं आता हो तो आप किसी का नाम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि अभी तक जो बाकी सब्जेक्ट हुआ करते थे आपको समझ में नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे हम ये टेम्परेचर स्केल की बात करने के बाद हम थर्मोमीटर की बातें करेंगे। थर्मोमीटर में हम थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी में बात करेंगे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज व्हिच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। और थर्मोमीटर में हम ढेर सारे थर्मोमीटर की बातें करें। हम कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर की बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर की बात करेंगे, थर्मिस्टर की बातें करेंगे, थर्मोकपल की बातें करेंगे, और उन सब के लिए न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है,
थर्मोमीटर में हम ये सब बातें देखने के बाद हम और आगे यदि बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आइडियल गैस पढ़ेंगे। हम कहेंगे आइडियल गैस किसको कह सकते हैं, आइडियल गैस किसको नहीं कह सकते हैं, आइडियल गैस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होता है, या आइडियल गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, आइडियल गैस के लिए सीपी सीबी में इनमें रिलेशंस क्या है, आइडियल गैस के लिए पीबी और एमआरटी में क्या रिलेशंस है, पीबी और एनआर बार टी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनके टर्म में क्या रिलेशंस है, ये सब बातें आइडियल गैस की हम करेंगे। और आइडियल गैस के लिए जो है इंटरनल एनर्जी वो क्या रिलेशंस होते हैं, आइडियल गैस के लिए जो इंथैल्पी का है क्या रिलेशंस है, और ये चीज़ें प्रूफ करके भी दिखाएंगे हम आपको कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए जो होता है यूजकल टू MCVT, इंथैल्पी आइडियल गैस के लिए चाहे कोई सा भी प्रोसेस होता रहे वो क्या होता है MCPT। तो ये सब आइडियल गैस देखने के बाद आप देखेंगे रियल गैस में वंडर वॉल इक्वेशंस आपने सुना होगा, यहाँ पे यूज़ ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको भी हम बातें करेंगे। उसके बाद हम क्लोज्ड सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, गै-लुसेक लॉ क्या है, इन सब लॉ को हम पढ़ते हुए तब चलेंगे किस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, किस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, किस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये हम सब बातें जितनी ढेर सारी बातें आप देख रहे हैं ये सब बातें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। और भी ढेर सारी बातें हैं जब हम सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे। ये सब बातें किस में हुई, यूनिट फर्स्ट में, जिसे आपने क्या बोला है बेसिक कॉन्सेप्ट बोला है। इतना देखने के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट आप कंप्लीट कर लेंगे। हम सेकेंड यूनिट की तरफ पढ़ेंगे और उस यूनिट का नाम है हीट। उस यूनिट का नाम क्या है, हीट। अभी तक ये यूनिट फर्स्ट हमने देखा। यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने जो अभी आपने देखा वो था बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड यूनिट हम जो देखने वाले हैं उस यूनिट का नाम है हीट। अच्छा, आज तक आपने हीट क्या देखा है, आपने सुना है हीट, आपने सुना है स्पेसिफिक हीट, आपने सुना है लेटेंट हीट, आपने सुना है हीट स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, और कोई हीट सुना है क्या आपने? स्पेसिफिक हीट आप दो तरह से सुने हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे आपने सुना है, कांस्टेंट प्रेशर पर, और आपने क्या सुना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और एक आपने हीट सुना है सेंसिबल हीट। अच्छा भाई साहब ये बताओ आप, यदि ये सभी हीट हैं तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ये सब बातें हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सब को एकदम बिल्कुल डीपली डिटेल में डिफरेंस इनके बीच में क्रिएट करेंगे कि हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, सेंसिबल हीट क्या है। हीट की यूनिट पढ़ने के बाद हम थर्ड यूनिट पे आएंगे, वो यूनिट होगा वर्क। वो यूनिट क्या होगा, वर्क। तो वर्क जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वर्क ऐसा नहीं है कि हम आज तक अभी तक जितनी भी मतलब आप क्लास करते हैं जहाँ पे भी कॉलेज टाइम में कहीं पे भी वर्क के बारे में ऐसी बातें होती हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्या करना चाहते हैं लोग। यदि वर्क को आप देखें तो वर्क आपको आज तक जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ाया जा रहा है। और आप एक जनरल डेफिनेशन जाते हैं PDB, क्लोज्ड के लिए आप पढ़ते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़ लेते हैं। वर्क किसके लिए पढ़ लेते हैं, आइसोथर्मल के लिए पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, ये वर्क आप पढ़ते हैं आज तक। लेकिन कभी क्या आपको ओपन सिस्टम के लिए वर्क पढ़ाया गया क्या? और मैं आपको बोलूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आप जो एप्लीकेशन आप सब्जेक्ट होते हैं RAC, पावर प्लांट, इन सब में आपको दिक्कतें आती हैं। क्यों आती है जानते हैं? क्योंकि आपको थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ाया नहीं गया। और जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है, मोस्ट ऑफ द डिवाइस है, सभी ओपन सिस्टम है। उनका नेचर कैसा है, उसमें मास एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से जा रहा है, ओपन सिस्टम है। लेकिन आपने तो वर्क सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा है। जब आप रिवर्स ब्रेटन साइकिल में जाते हैं, कंप्रेसर में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपने ओपन सिस्टम तो वर्क पढ़ा नहीं,
ओपन सिस्टम वर्क तो आपने पढ़ा नहीं, वहाँ पे एडियाबेटिक वर्क जब निकाला जाता है वो होता है गामा अपान गामा माइनस 1 P1 B1 माइनस P2 B2। आपने तो एडियाबेटिक के लिए ये वर्क पढ़ रखा है P1 B1 माइनस P2 B2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, लेकिन वहाँ पे तो ये लिख दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि ये तो मिस प्रिंटिंग है। क्या है ये? अरे नहीं साहब, ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये क्लोज सिस्टम के लिए है, ये ओपन सिस्टम के लिए है। और हम इस थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम के साथ साथ ओपन सिस्टम के भी वर्क का डीप में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जितने वर्क हमने क्लोज सिस्टम के लिए देखे उतने ही वर्क हम देखेंगे। इसके लिए जो होता है वो क्या होता है, माइनस BDP, ये PdB माइनस BdB, इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अप टू वॉल्यूम एक्सिस वर्क देता है। इसमें एरिया अंडर द कर्व अप टू प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस पे देता है, ये प्रेशर एक्सिस पे देता है। ये ओपन सिस्टम वर्क है। यहाँ पे भी हम सब के लिए देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए देखेंगे, एडियाबेटिक के लिए देखेंगे, पॉलीट्रॉपिक के लिए देखेंगे, सभी वर्क देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन सिस्टम देख लिया, क्लोज सिस्टम देख लिया, ओपन सिस्टम देखने की जरूरत नहीं है। और इम्पॉर्टेंट तो यही है, और जो हम पढ़ते हैं आज तक वो तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स तक की बातें होती है, एप्लीकेशंस में ये सब बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, हीट देखेंगे, वर्क देखेंगे। जब 4th यूनिट में हम आएंगे तो 4th यूनिट हमारा जो है उसी को आप कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं आप? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स आपको लगने लगेगा कि ये रियल थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ही वो लॉ है जिस लॉ का क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट लॉ है ये क्वांटिटेटिव लॉ है। कैसा लॉ है? क्वांटिटेटिव लॉ है। इस लॉ को कभी कभी जूल्स लॉ भी आप कह देते हैं। एक्चुअली में ये इंटरनल एनर्जी के लिए दिया है। इसी लॉ में हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। कैसा है? पॉइंट फंक्शन। यहाँ प्रूव करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क जो है वो क्या है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ये कौन बताएगा आपको? ये फर्स्ट लॉ सब बताने वाला है भाई, फर्स्ट लॉ बताने वाला है। यही आपको बताएगा हीट भी जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। यही फर्स्ट लॉ आपको बताएगा कि साइक्लिक हीट इक्वल टू साइक्लिक वर्क। अच्छा, आपने गौर किया है किसने आपको लाइसेंस दे दिया इफिशियंसी के लिए? W नेट अपॉन हीट सप्लाइड आप लिखते हो, फिर आप लिख देते हो W नेट इक्वल टू Q नेट अपॉन हीट सप्लाइड, फिर आप लिख देते हो Q नेट इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। किसने आपको लाइसेंस दे दिया? 1 माइनस HR अपॉन HS लिख देते हो। आपसे कोई पूछ लिया जाए साहब ये W नेट को Q नेट आप कैसे रिप्लेस कर दिया, किसने बताया आपको? कहाँ से पता चला आपको? कैसे आप लिख देते हो? फर्स्ट लॉ ने बताया। किसी साइकिल के लिए जो नेट हीट इंट्रैक्शन है नेट वर्क इंट्रैक्शंस के बराबर होता है। ये जो रिलेशंस है फॉर अ साइकिल है, किसके लिए है? फॉर अ साइकिल। बाकी यदि हम प्रोसेस के लिए बातें करेंगे तो प्रोसेस के लिए डी की इक्वल टू DU प्लस DW। इसे मैं कट इसलिए कर रहा हूँ, ये पाथ फंक्शंस होता है। पाथ फंक्शंस को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये किसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग? पाथ फंक्शंस को। तो ये सब बातें हम कहाँ पे देखने वाले हैं? ये बातें हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम कुछ इस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल तो खैर हम पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाते हुए चले आएंगे। उसके बाद हम जो अगला यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पे क्या बातें होने वाली हैं, इसे इरेज कर दूँ। फर्स्ट लॉ देखने के बाद हम जो अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे उस यूनिट का नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। किसका? केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। हम क्लॉसियस का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट के बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया है। क्या दिया है? कॉन्सेप्ट। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है हीट इंजन का, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हीट इंजन का, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का। और अभी तक आप लोग जितने भी लोग हैं ना, सभी को ये लगता है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो होता है वो डिफरेंट डिवाइस है।
एक बार मैंने पूछ लिया कि स्टूडेंट से, मैंने कहा ये बताइए साहब, एक हीट पंप है, एक रेफ्रिजरेटर है, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं, तो दोनों को COP क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? तो उन्होंने कहा कि दोनों का COP सर अलग अलग होगा। बिल्कुल, मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा आप ये भी जानते हैं कि COP इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। कहें बिल्कुल सर। मैंने कहा यदि मैं रेफ्रिजरेटर की बातें करूं तो रेफ्रिजरेटर जो है ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। यदि मैं हीट पंप की बातें करूं तो हीट पंप क्या हो जाएगा, इसका डिजायर्ड इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। तो इनका यदि COP डिफरेंट है रेफ्रिजरेटर और इसका, तो इसका मतलब इनका वर्क इनपुट भी अलग अलग होगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ। अब वहीं पे वो हो गए गलत। यदि सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है दोनों डिवाइस, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, तो उनका जो वर्क इनपुट होगा ना वो सेम होगा। इनका COP अलग अलग आ रहा है तो इस डिजायर्ड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अलग होता है, हीटिंग इफेक्ट अलग होता है, इसलिए COP अलग है, न कि वर्क इनपुट की वजह से। तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो सब्जेक्ट में हम ये ढेर सारी बातें करेंगे। मैं आपको सिमिलरिटी बताऊंगा कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या सिमिलरिटी है और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या डिसिमिलरिटी है। और ये डिवाइस में सिमिलरिटी ये है कि बोथ डिवाइस आर वर्क ऑन क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन बोथ डिवाइस हीट विल बी फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। इन बोथ डिवाइस द वर्क इनपुट आर सेम बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, बट dissimilarities are their COP are different and their desired effect are also different। ठीक है, तो ये सब बातें जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, क्लॉसियस का है। केल्विन प्लैंक कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस with the help of single reservoir। क्लॉसियस कहता है it is impossible to transfer of heat from lower temperature to higher temperature without any external work। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में वो बातें बोली हैं जो नहीं हो सकता है। अब आप देखिएगा केल्विन प्लैंक क्या कहता है। केल्विन प्लैंक, यदि आप केल्विन प्लैंक की बातें करें तो केल्विन प्लैंक ने कहा कि ये असंभव है कि कोई डिवाइस बनाई जाए और जो कि सिंगल रिजर्वायर से काम करे। इसका मतलब कोई भी जितना हीट फ्लो होगा, यदि दूसरा रिजर्वायर नहीं है, टोटल डिवाइस किस में टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में। और इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, W नेट, जो कि वर्क आउटपुट मिल रहा है अपॉन हीट सप्लाइड, दोनों पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है तो 1। इफिशियंसी क्या हो गया 100%। और यही डिवाइस कहलाता है PMM1। क्या कहलाता है, PMM1। क्लॉसियस कहता है कि ये किसकी बातें हैं, ये केल्विन प्लैंक की बातें हैं। केल्विन प्लैंक, इन्होंने ये केल्विन प्लैंक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और इसका वायलेशन है ये। और यदि आप क्लॉसियस की वायलेशंस की बात करें तो क्लॉसियस कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। कहने का मतलब है COP जो होता है वो क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। और क्लॉसियस में तो है ही नहीं, क्लॉसियस में तो है ही नहीं वर्क इनपुट। यदि मैं बिल्कुल वायलेशंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट जो भी हो, यदि रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया और ये वर्क 0 हो गया, मतलब COP जो है इनफाइनाइट नहीं हो सकती। जैसे इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता वैसे COP इनफाइनाइट नहीं हो सकता। लेकिन जब रेंज की बातें करेंगे, यदि कभी कभी एग्जाम में आता है आप क्वेश्चंस गलत टिक करके चले आते हैं, ये बात पढ़ने के बाद रेंज हमेशा, ये रेंज है 0 to 100%। क्या है ये, रेंज है। और यदि रेफ्रिजरेटर के COP की बात हो, रेंज की बात हो रेफ्रिजरेटर के लिए, तो ये होता है 0 to इन्फिनिटी। यदि रेंज की बातें हो, किसकी, रेंज की बातें हो पंप की, हीट पंप की, तो ये होता है 1 to इन्फिनिटी। जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी बातें करेंगे। लेकिन ये यदि 100% हो जाए तो ये PMM1 हो जाएगा वायलेशन। ये केल्विन प्लैंक का वायलेशन है, केल्विन प्लैंक कौन से स्टेटमेंट का वायलेशन है, ये क्लॉसियस के स्टेटमेंट का वायलेशन है। जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो डीप में बातें करेंगे। सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यदि दिक्कत है तो हम समझना नहीं चाहते। आप समझिए तो सही, फिर उसके बाद आप बताओ कोई डाउट हो। कहीं डाउट नहीं हो सकता, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है।
ठीक है। तो और भी हम केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देख लिया, हमने क्लॉसियस का स्टेटमेंट देख लिया, दुनिया भर की बातें हैं। ये सब बातें जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो एकदम बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। ये तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू की बातें कर रहे हैं, सब्जेक्ट कहता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट है क्या। तो आपने देखा केल्विन प्लैंक, आपने देखा क्लॉसियस, उसके बाद और ज़्यादा हम आएंगे तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के बाद हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बातें करेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी में कहा d/t लेस देन इक्वल टू 0। यदि इक्वल टू 0 हो जाए तो वो क्या है, रिवर्सिबल, लेस देन है तो वो इरिवर्सिबल, और मोर देन है तो इम्पॉसिबल। और उसके बाद यही क्लॉसियस का स्टेटमेंट हम और आगे यहाँ पे एक और हम बातें करेंगे, कार्नोट की बातें करेंगे कि आप बताइए कार्नोट इंजन आपने सुना होगा ना, कहीं पे भी बातें हों या आईसी इंजन हो, पावर प्लांट हो, सबको कार्नोट से आप कंपैरिजन करते हैं। क्यों? कार्नोट पॉसिबल है क्या? कार्नोट पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। क्यों पढ़ते हैं? कंपेयर करना चाहते हैं, रियल साइकिल को कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन आपकी डिज़ायर है कि आपकी जो भी इंजन है उनकी इफिशियंसी कार्नोट के बराबर हो जाए। कार्नोट के लिए हम सबसे पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। हम इसको क्यों पढ़ते हैं? जब ये पॉसिबल ही नहीं है हम क्यों पढ़ें इसे? क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते हैं। हम कार्नोट के लिए हम वर्क देखेंगे। वर्क हम दो तरीके से देखेंगे, हम पीवी की हेल्प से देखेंगे, हम टीएस की हेल्प से देखेंगे। हम इफिशियंसी देखेंगे, इफिशियंसी भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, पीवी की हेल्प से, टीएस की हेल्प से। हम हीट देखेंगे, हीट भी हम दो तरह से देख सकते हैं, पीवी की हेल्प से और टीएस की हेल्प से। हम मीन इफेक्टिव प्रेशर देखेंगे। क्या देखेंगे? मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो कार्नोट की बातें हम डीप में करेंगे। कार्नोट को हम देखेंगे कि ये कार्नोट कोई हीट इंजन है जो कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर वेरी 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 फास्ट, बट आइसोथर्मल प्रोसेस आर वेरी 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 स्लो। ठीक है, तो कार्नोट की बातें करते हुए सेकेंड लॉ हम पढ़ते हुए चलेंगे। सेकेंड लॉ में ही क्लॉसियस इनइक्वालिटी को हम जब आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो एक नए टॉपिक का जन्म होता है जो कि यूनिट 6 कहलाता है। उस यूनिट को आप कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी माय डियर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप बुक्स एंजल पढ़ेंगे ना तो वो 15-20 पेज लिखने के बाद लास्ट में कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन द एंट्रोपी एक्जैक्टली, मतलब पूरी तरह से नहीं डिफाइन। लेकिन मैं आपको इस क्लास में इतना अच्छा बताऊंगा कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, थ्योरी आते हैं, सभी के सभी बनेंगे। एंट्रोपी भी मैं दुनिया भर के केस आपको दिखाऊंगा। मैं एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाऊंगा। एंट्रोपी कुछ नहीं, एंट्रोपी को मुझे बोलना हो तो मैं कहूँगा अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट, अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, हीट लॉस पर यूनिट टेम्परेचर, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी के दुनिया भर के केस। मैं रिवर्सिबल के लिए केस फर्स्ट देखिए, रिवर्सिबल कोई प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम देखेंगे यदि हीट एडिशंस हो रहा है, हीट रिजेक्शंस हो रहा है, आइडियाबैटिक है तो 3 केस हो गए। इरिवर्सिबल के लिए हम देखेंगे, इरिवर्सिबल के लिए यदि हीट एडिशंस हो रहा है, आइडियाबैटिक है और हीट रिजेक्शंस हो रहा है तो हीट रिजेक्शंस के भी हम 3 केस देखेंगे। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज की हम बातें करना चाहते हैं। एंट्रोपी चेंज हम करेंगे सराउंडिंग के लिए। सराउंडिंग के लिए भी हम हीट एडिशंस देखेंगे, हीट रिजेक्शंस देखेंगे, आइडियाबैटिक देखेंगे। सराउंडिंग देखने के बाद हम बातें करेंगे यूनिवर्स की। किसकी बातें करेंगे? यूनिवर्स की। और यूनिवर्स में भी हम यहीं पे हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती, या तो बढ़ेगी या इक्वल टू 0। यदि सब कुछ रिवर्सिबल हो जाए तो इक्वल टू 0। लेकिन जितने भी नेचुरल और रियल प्रोसेस है सभी के सभी कैसे हैं? इरिवर्सिबल। सभी के सभी कैसे हैं? इरिवर्सिबल। यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। क्या दूंगा मैं कॉन्सेप्ट आपको? हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स देखने के बाद आप और एंट्रोपी के बारे में बातें करेंगे तो मैं आपको एंट्रोपी के बारे में कहूँगा कि एंट्रोपी आप देखिए, एंट्रोपी आप देखिए सॉलिड और लिक्विड का। किसका देखिए एंट्रोपी चेंज? सॉलिड एंट्रोपी चेंज देख लीजिए किसका? सॉलिड लिक्विड का। और डीप में आप एंट्रोपी की बातें करेंगे तो मैं कहूँगा एंट्रोपी आप देख लीजिए रिजर्वायर का। किसका देख लीजिए? रिजर्वायर का। रिजर्वायर 2 टाइप के होते हैं थर्मल रिजर्वायर। एक होता है सिंक, दूसरा होता है सोर्स।
सोर्स सिंक का देख लीजिए। और कहूँ आप देखना चाहते हैं एंट्रोपी, तो मैं कहूँगा एंट्रोपी आप देखिए आइडियल गैस का। किसका देखिए? आइडियल गैस का। आइडियल गैस के लिए भी आपको 3 केस दिखाऊंगा। और एंट्रोपी देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा एंट्रोपी चेंज आप देखिए ओपन सिस्टम का। किसका देखिए? एंट्रोपी चेंज फॉर ओपन सिस्टम। और आप देखना चाहेंगे तो मैं कहूँगा देखिए एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग फ्लूइड। एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सिंग फ्लूइड। इतनी ढेर सारी बातें आपके पास होंगी, इसकी डेरिवेशन भी होंगे एंट्रोपी के। तो केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 केस एंट्रोपी चेंज के देखा। केस तो और है लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, एंट्रोपी दिखाने के बाद हम जिस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है अवेलेबल एनर्जी। क्या नाम है उस चैप्टर का नाम? अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी एक्चुअली में आप इसका नाम सुने होंगे, एक तो अवेलेबिलिटी के नाम से और एक्सर्जी के नाम से। अवेलेबल एनर्जी को एक्सर्जी के नाम से भी आप सुना होगा। तो ये अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का अपना अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो इस अवेलेबल एनर्जी में हम ढेर सारी बातें करेंगे। इस अवेलेबल एनर्जी में मैं आपको कहूँगा कि आपको बताइए सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या है। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या है? इस अवेलेबल एनर्जी में ही मैं आपको डिफाइन करूँगा डेड स्टेट क्या है। इस अवेलेबल एनर्जी में ही मैं आपको बताऊँगा कि अवेलेबिलिटी क्या है। इस अवेलेबल एनर्जी चैप्टर में ही मैं आपको बताऊंगा कि गिब्स एनर्जी फ्री इक्वेशन क्या है। गिब्स एनर्जी फ्री इक्वेशन क्या, इसके लिए मैं डेरिवेशंस भी आपको दिखाऊंगा। इस अवेलेबल एनर्जी में ही आपको मैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शंस दिखाऊंगा। तो क्या होते हैं ये? इस अवेलेबल एनर्जी में ही आपको मैं कहूँगा कि लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी आप बताइए कितना होगा यदि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो ये यूनिट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या पढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में ढेर सारी बातें आएंगी। आपको मैंने बताया भी है कि आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि टीएस डायग्राम जो है कंप्यूटर बनाता है। ये कंप्यूटर, माय डियर, कंप्यूटर नहीं बनाता है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट पॉइंट पर प्योर सब्सटेंस में मैं आपको इतना बेसिक समझा दूंगा कि जब आप पावर प्लांट पढ़ेंगे या फिर आप आरएसी पढ़ेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो सब बातें कर लेंगे आप। तो आपको डिफरेंट पॉइंट प्योर सब्सटेंस देखने के बाद यहाँ पे मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको गिब्स फेज रूल भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है। यहाँ पे मैं आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैं हर एक पॉइंट पे बताऊंगा कि क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पर क्या होगा, इन सब की बातें होंगी। गिब्स फेज रूल दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इंथैल्पी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा वेरियस पॉइंट में, चाहे वो सैचुरेटेड लिक्विड हो, सैचुरेटेड वेपर हो, वेट रीजन हो, सुपर हीटेड रीजन हो। एंट्रोपी कैलकुलेट करना दिखाऊंगा। आप इंथैल्पी कैलकुलेट करिए, एंट्रोपी कैलकुलेट करिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दुनिया भर की बातें आप कैलकुलेट करते चले जाइए। यहाँ पे मैं आपको दुनिया भर के ग्राफ भी दिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनते हैं। आपको पीटी डायग्राम दिखाएंगे, आपको पीवी डायग्राम दिखाएंगे, आपको टीक्यू डायग्राम दिखाएंगे, आपको टीएस डायग्राम दिखाएंगे। ये सब डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। और तो और मैं आपको मोलियर डायग्राम भी यहाँ पे समझाऊंगा। आपने सुना ना मोलियर डायग्राम, जिसको आप कहते हैं एचएस डायग्राम। कौन सा डायग्राम? एचएस डायग्राम। तो कहाँ पे ये ट्रिपल पॉइंट लाइन होता है, कहाँ पे ट्रिपल फेज लाइन होता है। और आपका जो पीटी डायग्राम होता है उसमें सब्लिकेशन, वेपराइजेशन और फ्यूज़न, इन सब में किसका कर्व पॉजिटिव, किसका स्लोप पॉजिटिव होता है, किसका स्लोप निगेटिव होता है। ये सब बातें यहाँ पे होने वाली है। बहुत आसान बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है और न ही आपको दिमाग में कोई प्रेशर। आसानी से आप देखिए और आसानी से आप बातों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस देखने के बाद हम अगले यूनिट की तरफ जब बढ़ेंगे तो अगला यूनिट हमारे पास जो होगा उस यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस। थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस में मैं आपको मैक्सवेल रिलेशंस दिखाऊंगा। कौन सा दिखाऊंगा? मैक्सवेल्स रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशंस के 4 रिलेशंस हैं। मैं आपको टीडीएस इक्वेशन दिखाऊंगा। टीडीएस इक्वेशन 2 हैं। मैं आपको
क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस। मैं यहाँ पे आपको जूल्स-थॉम्सन कोफिशिएंट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? जूल-थॉम्सन कोफिशिएंट। यहाँ पे मैं आपको एनर्जी इक्वेशंस दिखाऊंगा। एनर्जी इक्वेशन दिखाऊंगा कि H इक्वल टू सी पी टी, यू इक्वल टू सी पी टी फॉर आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस ये किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस। ये सब बातें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सब रिलेशंस टीडीएस इक्वेशंस में प्रूव करके दिखाऊंगा और आसानी से आप इन बातों को समझ सकते हैं। आखिरी यूनिट हमारे पास जो होगा उस आखिरी यूनिट का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कोई कोचिंग ये बातें नहीं पढ़ाता है, और जबकि आजकल जेई के लेवल में भी यदि बातें करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बातें होती हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि कोई क्लोज्ड कंटेनर है, उस कंटेनर में गैसेस रखी हुई हैं, वो रैंडम मोशंस में है, तो उनमें आपस में कोलिजन हो रहा है। उस कोलिजन की वजह से उनके ऊपर फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ। प्रेशर जनरेट होने का जो कारण है वो मास और वेलोसिटी। मास जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसे आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, √3 RT/m। तो ये सब बातें हैं आपको दिखाएंगे यहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें काइनेटिक थ्योरी में मैं आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इनके बारे में बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है। इसमें मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको कहूँगा मोनो एटॉमिक। यदि मोनो एटॉमिक है कोई मॉलिक्यूल्स तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डाई के लिए क्या होगा, और ट्राई एटॉमिक के लिए क्या होगा। ट्राई एटॉमिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है, दूसरा नॉन लीनियर होता है। तो ये सब बातें हैं, और उसके बाद भी मैं आपको ढेर सारी बातें दिखाऊंगा, कुछ डेरिवेशंस भी दिखाऊंगा कि एनर्जी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशंस होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्स कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशंस है। ये सब बातें आप पढ़ेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप जब वीडियोस देखेंगे, जैसे हमारा पहला फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा, ये तो डेमो क्लास है। इसमें तो मैंने आपसे कहा कि जो आप आज तक टेंशन ले रहे थे ना, लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लॉ में ही आता है एंट्रोपी, सेकेंड लॉ में ही आता है अवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी डिफाइन करता है कि सेकेंड लॉ इज़ द क्वालिटेटिव लॉ। अवेलेबिलिटी ने कहा कि जो हाई टेम्परेचर पे एनर्जी है उसके अंदर ज़्यादा काबिलियत है वर्क करने की, जो लो टेम्परेचर पे सेम अमाउंट की एनर्जी है उसके पास कम, क्योंकि उसका हीट रिजेक्शन ज़्यादा है, इसका हीट रिजेक्शन कम है। तो आपको किसने बताया कि सेकेंड लॉ क्वालिटेटिव है? तो आपको बताया अवेलेबल एनर्जी अवेलेबिलिटी के चैप्टर में। ठीक है, फिर आपको मैं कहूँगा कि सेकेंड लॉ इज़ द डायरेक्शनल लॉ। डायरेक्शनल लॉ को किसने बताया? जब आप एंट्रोपी पढ़ेंगे, यदि एंट्रोपी चेंज किसी भी कोई प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव आ जाए, तो आप कहेंगे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। जो 1 से 2 हो रहा था वो उल्टा होना चाहिए, 2 से 1। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।